आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो साइंस चल रहा था। आज का हमारा तीसरा ये वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसमें हम लोग देखने वाले क्या है कि अपवर्तन के नियम। जैसे प्रकाश का परावर्तन चल रहा था तो परावर्तन में भी उसके नियम बताए गए थे कि परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि अपवर्तन के कौन कौन से नियम है। यहाँ पर भी देखा जाए तो जो अपवर्तन होता है इसमें भी आपका जो नियम होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई दो माध्यम था, ये मान लेते हैं ऊपर क्या है आपका, ये मान लेते हैं ऊपर क्या है आपका वायु। कोई एक माध्यम है, ऊपर आपका कौन सा माध्यम है वायु, और नीचे हम मान लेते हैं कोई क्या है कांच है, या ये मान लेते हैं ये हम क्या हमेशा वही ले, ये मान लेते हैं जल है और ये क्या है कांच है। तो इसमें जो आपके जो कण होंगे वो बहुत क्या होंगे पास पास होंगे। ये हमारा नीचे वाला कांच है, ऊपर वाला क्या है जल है। हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है यानी तिरछी रेखा में, तो इसको हम जानते हैं कि ये हमेशा इसको सीधा जाना चाहिए। ठीक है ना, ये हमेशा किधर जाना चाहिए सीधे डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश का जो इसका प्रॉपर्टी होता है यानी इसका गुण होता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, लेकिन माध्यम चेंज होने से इसमें क्या हो जाता है इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। यानी यदि हम यहाँ पर एक लंब खींच दें, ये हम मान लेते हैं हमारा यन डैश है नॉर्मल, तो यहाँ से ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी झुक जाएगी, क्योंकि ये ऊपर वाला जो माध्यम होगा हमारा किस क्या काम करेगा विरल माध्यम का काम करेगा, और नीचे वाला माध्यम जो होगा सघन माध्यम का काम करेगा। तो आपको यही बताया गया था कि कोई भी प्रकाश किरण होती है, ठीक है, तो यही होगा कि अभिलंब से दूर हो जाएगी। जब कोई भी प्रकाश किरण जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी दूर हो जाएगी। वही सेम प्रोसेस है, यानी कि बस ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो कांच होना चाहिए पारदर्शी होना चाहिए, तभी प्रकाश उसमें क्या करेगा गमन करेगा यानी प्रवेश कर सकता है। अदरवाइज उसमें जब गमन ही नहीं करेगा तो होगा कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम वही सेम नियम है, या यहाँ पर लिखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम, प्रथम नियम क्या है फर्स्ट लॉ, आपतित किरण अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये हमारे कौन से किरण है आपतित किरण है। आपतित किरण, ये जो किरण है अपवर्तित किरण है, अपवर्तित, ये जो बिंदु है आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु यानी आपतित किरण अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। ठीक है, यानी यहाँ पे जो पहला नियम था प्रकाश के परिवर्तन का सेम वही इसका भी है कि आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं।
ये आपका प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है? ठीक है, यानी आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे परावर्तन में क्या था, बस चेंज इसमें थोड़ा सा ये था, आपतित किरण और परावर्तित किरण था उसमें, लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं अपरिवर्तन। इसमें आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन में सेकेंड नियम ये था कि जो आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ पर जो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड नियम ये है कि आपतन कोण की जाए, देखा जाए तो यहाँ से ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है इसके बीच में जितना एंगल बनता है इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। और अपरिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिवर्तन कोण। तो यानी ये दोनों एंगल है, इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक नियतांक आएगा। ये आपका हो जाएगा अपरिवर्तन का दूसरा नियम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन, ठीक है, तथा अपरिवर्तन कोण की ज्या यानी कि इसका भी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है, यानी कोई भी यदि क्या है आपका मतलब आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, यानी ये हमारा जो भी है, जैसे अभी आप लोगों को मैथ में आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस टेन कॉट, ये सब जो चैप्टर है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सब उसी में आता है। ठीक है, साइन क्या आता है, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक होता है, सेक होता है, ये सब आपको उसमें बताया जाएगा। बस अभी तक ये जानिए कि जो साइन कोण की ज्या होगा, यानी कि अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात साइन आई, साइन को शॉर्ट फॉर्म में केवल यह साइन लिखते हैं, साइन आई अपान में साइन आर। ठीक है, यानी ये साइन क्या है, कहीं ना कहीं एक अनुपात है। जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसमें त्रिभुजों का अनुपात बनाते हैं तो वहां पर इसका यूज होता है। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात बना देंगे, ये जो अनुपात होगा ये क्या होगा, नियतांक होता है। और नियतांक का मतलब है कि उसका कोई एक निश्चित वैल्यू होगा। ठीक है, हमेशा एक नियतांक होगा। वो जो आपका होता है वो क्या है, आपका दूसरा नियम है। और ये जो आपका दूसरा नियम है इसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कि जब हमें दूसरा नियम बताना होगा तो हम ये कह सकते हैं किसी भी प्रकाश अपरिवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या कहलाता है आपका, उसका मतलब जो अनुपात होता है वो एक नियतांक कहलाता है। और ये जो नियतांक होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। जब भी हम अनुपात निकालेंगे एक फिक्स वैल्यू आएगा, यानी साइन आई अपन साइन आर ये क्या हो जाएगा, एक नियतांक के बराबर हो जाएगा। और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। यदि स्नेल का नियम पूछे तब भी यही बताएंगे, और अपरिवर्तन का दूसरा नियम पूछे तब भी हम यही बताएंगे। ठीक है, इन दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नियम या स्नेल का नियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक हम जानते हैं कि जब कोई एक किरण मतलब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है।
इसमें जो प्रसार होता है इसमें, ठीक है, यानी जो इसमें डिफरेंस आता है वो जो प्रसार है वही क्या है, अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला माध्यम है, इस माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा n1 होगा। ठीक है ना, क्या मान लिए हम, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2, यानी ये अपवर्तनांक को डिनोट कहता है। अपवर्तनांक को किससे डिनोट किया जाता है, इसमें n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम अपवर्तनांक को n से डिनोट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर देखा जाए तो ये पहला माध्यम मान लेते हैं n1 है अपवर्तनांक, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n2 है। तो यहाँ पर लिखने का जो आइडिया होता है, जैसे कि 1 n2, यानी कि ये 1 होता है ना, ये आपका दोनों नंबर नीचे होंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है ना, एक माध्यम का सापेक्ष माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1n2 का मतलब होता है कि एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक। यदि इसका उल्टा कर दिया जाए 2n1, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक वही, जब जैसे कोई तिरछी किरण, तिरछी मतलब ऐसा नहीं सीधा आएगा तो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब कोई तिरछी किरण आती है तब उसका क्या हो जाता है, मार्ग परिवर्तन हो जाता है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है, अपवर्तन हो जाता है, उसमें जो विस्तार होता है, यानी जो भी इसमें जो भी इन दोनों किरणों में विस्तार होता है, उसी विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है, मान लेते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 है। तब हम इनको हम कैसे रीड करते हैं, हम अपवर्तनांक को सिंपली n से डिनोट करते हैं। जब दो माध्यमों का है तो हम 1n2 लिखेंगे, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे अपवर्तनांक का प्रकाश चार्ज से संबंध। अब इनमें संबंध क्या है, अच्छा इसमें एक और टॉपिक है, जैसे कि पहला माध्यम यदि आपका क्या हो, निर्वात हो या फिर वायु हो। ठीक है ना, यानी कि इसको सापेक्ष करते हैं ना, यानी पहला माध्यम हम मान लेते हैं क्या है, यानी जैसे ये हमारा कांच है, ये ना होता माध्यम जो हमारा पहला है, ये क्या हो, या तो निर्वात हो, ठीक है, या फिर क्या हो, निर्वात हो या फिर वायु हो। निर्वात मतलब जहां कुछ भी ना हो, वायु भी ना हो, उसको क्या कहते हैं, हाँ अंतरिक्ष जैसे, वहां उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। यानी जब पहला माध्यम हमारा क्या हो, निर्वात हो, तो हम बोलेंगे यानी कि वायु के सापेक्ष या जो भी वायु के निरपेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी यहाँ पर आप सापेक्ष नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, निरपेक्ष बोलेंगे। ठीक है, यानी पहले माध्यम के, या ये कह सकते हैं दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निरपेक्ष बोल देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध है। n बराबर n आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक हमारा क्या होता है, n होता है। प्रकाश की चाल क्या होता है, c होता है। ठीक है, हाँ, प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं, प्रकाश की चाल इसको c से डिनोट करते हैं।
और माध्यम की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसको हम भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी जो उसका अपवर्तनांक है वो आपका क्या है, यन है। और यदि हम जानते हैं नॉर्मली जो प्रकाश की किरण होती है उसकी चाल क्या होती है, सी से डिनोट करते हैं। और यदि किसी माध्यम में वो गमन कर रही है, जैसे लिक्विड हो गया, यानी जल हो गया, कांच हो गया, इन सब में गमन करेगी तो उसका क्या है, आपका सी है। तो इन तीनों में ये संबंध है। अपवर्तनांक को हम किससे दर्शा दिए, यन से, प्रकाश की चाल को सी से, और माध्यम की चाल को बी से। तो यहाँ पर यन बराबर होता है सी अपान में भी, यानी कि किसी माध्यम का हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं तो उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा निर्वात अथवा वाय में क्या है, प्रकाश की चाल, यानी कि या तो वाय में प्रकाश की चाल हो या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल हो, अपान में ये जो भी है आपका माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यानी कि प्रकाश का अपवर्तनांक बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है, इन तीनों में संबंध है कि यन बराबर सी अपान में भी। इन सबसे क्या है, छोटे छोटे आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपको अपवर्तनांक निकालना है, प्रकाश की चाल दिया होगा और माध्यम में चाल दिया होगा, तो हम उसका अपवर्तनांक निकालना होगा, डायरेक्ट हम सी से क्या करेंगे, भी को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा इसमें। अब हम देखते हैं इसमें कि एक और आता है इसी से रिलेटेड, 1n2। 1n2 यानी कि अभी आपको बताया गया है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसमें भी आपका संबंध आता है, यानी कि इसमें फार्मूला आता है इससे रिलेटेड। 1n2 का मतलब होता है कि जो n2 है, n2 अपान में n1, यानी ये आपका दूसरा माध्यम ऊपर रहता है, पहले माध्यम नीचे रहता है, ये इसके इक्वल होता है। और ये जो इक्वल होता है आपका साइन आई अपान में साइन आर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो इन तीनों में भी ये भी क्या होता है, आपका संबंध होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश की दरों का या प्रकाश की दरों की उठक्रमणीयता। उठक्रमणीयता का मतलब क्या होता है, अपोजिट यानी उल्टा। जैसे मान लेते हैं कोई एक माध्यम है, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं वायु है और ये हमारा क्या है, जल है। तो एक हमारा किसका काम कर रहा है, विरल माध्यम का, ये हमारा काम कर रहा है सघन माध्यम का। तो हम जानते हैं जब कोई प्रकाश किरण जाती है, ठीक है, कोई प्रकाश किरण जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा, सीधी न जाकर ये दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। जाना चाहिए तो इसको इस डायरेक्शन में, लेकिन उधर न जाकर किधर चली जाएगी, यानी दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अविलंब है। ठीक है, अविलंब है। यहाँ पर जो एंगल बनता है, एंगल को हम जानते हैं कि ये एंगल क्या होता है, आई होता है, और ये जो एंगल बनता है ये क्या होता है, एंगल आर होता है। और उत्क्रमणीयता का मतलब जैसे कोई प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यदि यहाँ पर एक हम क्या कर दें, समतल दर पर रख दें, ठीक है, समतल दर पर रख देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, वापस ये अपने माध्यम को दोहराते हुए वापस निकल जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। हाँ, जिस माध्यम से, जिस मार्ग से आया रहेगा उसी मार्ग से वो वापस चला जाएगा, उसी घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो यहाँ पर हम n का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, n यहाँ पर 1n2 या n का वैल्यू हो जाता है साइन आई अपान में साइन आर, साइन आर 1n2। मान लेते पहला माध्यम हमारा क्या है, n1 है, और दूसरा माध्यम क्या है, n2 है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, साइन आई अपान साइन आर। हम यहाँ पर अभी हम फार्मूला देखे हैं, 1n2 का मतलब है कि n2 आपका ऊपर रहेगा, n1 आपका नीचे। आइए भी आपका 1n2 किसके बराबर जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। ये जो आपका यहाँ से देखा जाए तो ये जो नियतांक होता है इसको n से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। जो नियतांक होता है n से डिनोट करते ये हो जाएगा साइन आई अपान में साइन आर हो जाता है। ठीक है, ये आपको क्या है, यानी ये आपका स्नेल का नियम है या दूसरा नियम है, इसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे
मान लेंगे पहला माध्यम हमारा n1 है, दूसरा माध्यम हमारा n2 है, तो 1n2 बराबर हो जाएगा साइन आई अपान में साइन आर। ये हो जाएगा समीकरण हमारा फर्स्ट। अब समीकरण सेकेंड इसका अपोजिट कर दें। अब मान लेते हैं ये प्रकाश की किरण यदि इस डायरेक्शन से गई है तो 1n2 किए हैं। अब यहाँ जब हम समतल दर्पण लगा दिए, ये हमारा कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। और समतल दर्पण है यानी कि ये सीधा आएगा और इसी को दोहराते हुए वो वापस चल जाएगा। यानी हम माध्यम 2 से अब किस में जा रहे हैं, माध्यम 1 में जा रहे हैं। ये हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 2 है। तो अब माध्यम 2 से अब हमारा जब ऊपर जाए यानी उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2n1 हो जाएगा। 1n2 ये इक्वल था साइन आई अपॉन साइन आर। इसका जब उल्टा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा आपका साइन आर अपान में साइन आई हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। कितना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों समीकरण का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 यानी कि लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड का राइट साइड में मल्टीप्लाई। पहला लिखेंगे साइन आई अपान में साइन आर, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लाई कर दें साइन आर अपान में साइन आई। अब यहाँ पर देखा जाती है दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, ये आपका कट जाएगा, ये भी सेम टू सेम दिख रहा है, ये भी कट कर जाएगा। तो कितना बचेगा, टोटल 1 बचेगा यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा 1n2 मल्टीप्लाई 2n1 बराबर 1। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1n2 बराबर 1 अपान में 2n1। यानी यहाँ से ये क्या पता चलता है कि जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का क्या अपवर्तनांक होता है वो आपका बराबर हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। यानी 1n2 बराबर हो जाएगा 1 अपान में 2n1। यानी बस यही क्या, इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है तो वो उल्टा हो गया उसका। ठीक है ना, इसके हम निकाले हैं कि जो उत्क्रमणीयता होता है ये हमें वही शो करता है कि जब प्रकाश को क्या कर दिया जाए, यानी वो मतलब अपवर्तन हो रहा है तो उसके सामने समतल दर्पण रख दिया जाए तो प्रकाश की उल्टे डायरेक्शन में जाने लगेगी। तो उस डायरेक्शन से हमारा जो अपवर्तनांक होगा ये क्या होगा, 2n1 होगा। यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा, यहाँ से दूसरा बनेगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिलेशन आएगा 1n2 बराबर 1 अपान में 2n1। ये आपका हो जाएगा पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान में दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। यानी कि यह हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और इसको अच्छे से नोट कीजिए और जो भी आपका दिक्कत होता है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी आप लोग इसको नोट कीजिए। हो जाओगे।